नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा तला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गुरुवार को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इस मामले में ईडी की टीम गुरुवार को सिसोदिया से पूछताछ करने तिहाड़ जेल पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक ईडी उनसे 2 दिन से पूछताछ कर रही थी। एजेंसी ने पहले 7 मार्च को सिसोदिया से करीब 6 घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद 9 मार्च को 2 घंटे सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सिसोदिया ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। वहीं ईडी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी ने तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया से पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने ईडी को सिसोदिया का बयान दर्ज करने के लिए 3 दिन का समय दिया था और इसी के साथ ईडी ने 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला तो रेड में कोई पैसा नहीं मिला और आज उनकी बेल पर सुनवाई होनी है। इनका एक ही मकसद है, मनीष सिसोदिया को हर हाल में अंदर रखना और नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब मांगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कल ईडी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की, कितने घंटे तक ये पूछताछ हुई, एक बार पूरी जानकारी। देखिए निशा, यहाँ पर बात करें मनीष सिसोदिया की या फिर कहे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही हैं और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से मनीष सिसोदिया से कल पूछताछ की गई ईडी के द्वारा और 7 मार्च को भी पहले इसकी पूछताछ की गई थी, उसके अंदर भी 6 घंटे की पूछताछ जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर जाकर ईडी के द्वारा मनीष सिसोदिया से मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर लगातार पूछताछ की गई थी, मगर उस समय भी कोई बड़ा सबूत जो था वो 6 घंटे की पूछताछ के सामने नहीं आया। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से कल भी ईडी जो है वो कहीं ना पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचा और यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं उनसे सवाल जवाब किए गए और यहाँ तक कि कुछ सवालों के जवाब से कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जो थे वो बचने की कोशिश कर रहे थे, जवाब नहीं दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। मगर लगातार जो 8 घंटे से ज्यादा की जब पूछताछ की गई उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर लगातार कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का रोल जो है वो अहम है और लगभग कह सकते हैं जो आबकारी नीति है उसके अंदर जो पैसे का लेन देन किया गया है उसको लेकर अब ईडी की तरफ से भी गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और लगातार अरेस्ट वारंट मांगकर उनसे कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही थी। मगर आबकारी नीति को लेकर जिस तरीके से राउ सेवनी कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया गया 20 मार्च तक और 10 मार्च को उनकी जमानत की जो याचिका थी उसके अंदर सुनवाई होनी थी, यानी कि आज उनकी जो सुनवाई थी वो होनी थी कि जमानत उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पे सस्पेंस था। मगर ईडी ने कल ही उनको जब जेल के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं उनको जो जमानत है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर सीबीआई के केस के अंदर यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं आबकारी घोटाले के अंदर अगर उनको जमानत मिल भी जाती तो कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से अब गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसकी वजह से वो अभी भी जेल के अंदर ही रहेंगे। मगर दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बिल्कुल कहा कि जो जांच एजेंसियां हैं वो यही चाहती है और कि भाजपा जो है वो यही चाहती है कि किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया को जेल में ही रखा जाए ताकि वो किसी भी तरीके से बाहर ना आ सके। मगर लगातार कहीं ना कहीं आबकारी नीति को लेकर जो मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ रही हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर मनीष सिसोदिया की या फिर कहे सत्येंद्र जैन की या फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन की पहले गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो अरविंद केजरीवाल के पर कसता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता कर कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर हमला वो बोलती हुई नजर आ रही है। लगातार ये कहा जा रहा है जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जांच एजेंसियों के द्वारा कहीं ना कहीं झूठे केसों के तहत आम आदमी पार्टी
के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से कल ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई है उसके अंदर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बिल्कुल लाजमी होती और लगातार उनसे जो सवाल जवाब सीबीआई की तरफ से किए गए थे और लगातार कहीं ना कहीं अब ईडी की तरफ से भी सवाल जवाब किए गए, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ सवालों के जवाब जो थे वो मनीष सिसोदिया के द्वारा नहीं दिए गए, जिसकी वजह से गिरफ्तारी की गई है। जी राजीव, और आगे कितनी पूछताछ जो है आगे हो सकती है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि जब से तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया बंद है उसके बाद से ही जो है 2 बार पूछताछ हो चुकी है, और आगे कितनी जो है पूछताछें हो सकती हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने अनिशा, यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया से आगे भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से 10 मार्च की बात करें यानी आज की बात करें तो उनकी जमानत की याचिका थी जो सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किया गया था, उसके अंदर सुनवाई है। मगर दूसरा जब ईडी ने उनसे लगभग 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई है, 2 दिन पूछताछ की गई है, उसके अंदर भी सवालों के जवाब जो है वो नहीं दिए गए। मगर सीबीआई और ईडी दोनों ही अभी भी आगे भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अभी भी पूरा स्पष्ट तौर पर इसके अंदर खुलासा नहीं हुआ है। मगर सीबीआई की तरफ से पहले भी कहा था कि उनके पास पुख्ता सबूत है, जो डाटा है उनको डिलीट करने की कोशिश की गई थी मनीष सिसोदिया के द्वारा, कुछ डाटा डिलीट भी कर दिया गया था और सवालों के जवाब जो नहीं दिए जा रहे उसको लेकर सबसे बड़ी मुश्किल बनी हुई। पहला सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है कि आबकारी नीति जब लागू की गई थी उसके अंदर उस आबकारी नीति को बनाने के लिए मनीष सिसोदिया का अहम रोल माना जा रहा था। दूसरा यहाँ पर जो उसकी जानकारी थी, यानी कि जो आबकारी नीति बनाई गई थी उसकी जानकारी जो है वो पहले से ही शराब माफियाओं तक या फिर क्या शराब के जो ठेके लेने वाले थे उन तक कैसे पहुंची, ये दूसरा सवाल। तो तीसरा सवाल था जब आबकारी नीति को लागू किया गया था उसके बाद में जो लगातार कहीं ना कहीं उसका विरोध हुआ, फिर आबकारी नीति को वापस लिया गया। अगर वापस नहीं लिया जाता तो कहीं ना कहीं पब्लिक परेशान थी, जनता परेशान थी। और दूसरा यहाँ पर जब वापस लिया गया तो उसके अंदर वापस लेने की वजह जो थी वो स्पष्ट तौर पर मनीष सिसोदिया के द्वारा नहीं बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो खुद ही मनीष सिसोदिया को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इसी की वजह से कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी की गई है। मगर मनी लॉन्ड्री यानी जो पैसे का लेन देन किया गया था इस आबकारी नीति के अंदर, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप पैसे का जो लेन देन था, यानी कि ये कहा जा रहा था कि शराब की जो लाइसेंस है वो कहीं ना कहीं कम दामों पर शराब की दुकानें लाइसेंस दिए गए थे, मगर उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो अलग से पैसा लिया गया था वो बहुत ज्यादा था। यानी कि 5-5 करोड़ रुपए का नाम लिया जा रहा है कि 5-5 करोड़ रुपए जो है लाइसेंस देने के नाम पर लिए गए थे। वो पैसा कहां पे गया और कहां पे इस्तेमाल किया गया, आम आदमी पार्टी के पास है या मनीष सिसोदिया के पास है या उनके किसी जानकार के पास है, इसका खुलासा जो है वो अभी तक मनीष सिसोदिया के द्वारा नहीं किया गया। इन्हीं सवालों को लेकर बार बार ईडी जो है वो उनसे पूछताछ कर रही है और आगे भी पूछताछ की जा सकती है और सीबीआई भी इसके अंदर कहीं ना कहीं पूछताछ करती हुई नजर आएगी। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अब अमल में लाना शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस रणनीति के तहत लोकसभा प्रस्ताव योजना वाली 160 लोकसभा सीटों को बीजेपी की झोली में लाने के लिए पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। ये वो सीटें हैं जो बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी या कभी उसकी झोली में आई ही नहीं। इसके लिए खासतौर पर संगठन कौशल में माहिर त्रिमूर्ति को इस काम में लगा दिया गया है, जो इन सीटों पर लगाए गए मंत्रियों और नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही हैं। इस प्लान के तहत राष्ट्रीय महामंत्रियों की ये त्रिमूर्ति, जिनमें विनोद तावड़े, सुनील बंसल और तरुण चुग हैं, लगातार इन सीटों पर मिल रही फीडबैक के आधार पर रणनीति बना रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हारी हुई लोकसभा सीटों पर आपको बता दें कि 4 सीटों के हिसाब से क्लस्टर बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी जनसभाएं इन क्लस्टर्स में कराई जाएंगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवम पांडे इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, बीजेपी 2024 के लिए तैयारियों में जुट गई है, क्या क्या तैयारियां बीजेपी की शुरू हो चुकी हैं 2024 के लिए, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निश्चय जी, आपको बता देना चाहते हैं कि बीजेपी अपनी 2024 की तैयारियों को लेकर पूरा दमखम लगा चुकी है, क्योंकि जो 60 सीट पर बीजेपी हारी हुई थी, बीजेपी उसको दोबारा फिर से नहीं खोना चाहती। उसको लेकर बीजेपी का जो एक्शन प्लान था वो बीजेपी तैयार करती है, क्योंकि बात कर लेते हैं कि जो
तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस समय जेपी नड्डा है, उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है, क्योंकि लगभग 50 से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे। क्योंकि ये देखा जाएगा जो 60 सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी लोकसभा चुनाव में, 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, लेकिन बीजेपी उसको उस सीट को दोबारा नहीं गंवाना चाहती। इसको लेकर बीजेपी अपनी पूरी तैयारियां कर ली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का लगभग 50 रैली का आयोजन किया जाएगा उस जगह पे जहां पे वो सीट नहीं जीत पाए थे। शिवम, वही बात अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कर ली जाए तो उनकी तरफ से क्या जानकारी 2024 को लेकर दी गई है? उन्होंने कहा कि लगभग हमने पूरी तैयारियां करेंगे और साथ में 2024 जो लोकसभा इस बार फिर से चुनाव किया जाएगा उसमें हम जीत हासिल करेंगे, क्योंकि जो 60 सीट पे हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अगर माना जाए कि इसमें कुछ सीटों पर जेपी नड्डा रैली करेंगे और कुछ सीटों की कमान गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे, क्योंकि दोनों सीटों पर एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार बीजेपी फिर से वो सीट नहीं खोना चाहती, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक बार फिर लोकसभा चुनाव जो 2024 का रहा है उसमें फिर से बीजेपी की केंद्र में सरकार हो, यही जेपी नड्डा का एक मिशन संकल्प निकाल कर रखा है। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर फिर से जीता जाए और जनता का विकास और विश्वास के नाम पर ये चुनाव जीता जाएगा। निशा जी, शिवम, 50 से ज़्यादा जनसभाएं पीएम इस लोकसभा चुनाव के लिए करने वाले हैं, पर अब सवाल ये उठता है, एक तरफ बीजेपी कहती है कि काफ़ी लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री, और बल्कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका नाम है, और लेकिन अगर अब देखा जाए इतनी मेहनत की ज़रूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? अगर लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री हैं तो 50-50 जनसभाओं की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? बिल्कुल, आपने निशा जी बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी देखा जाए कि विपक्ष के भी नेता इस बार कमजोर पड़ते हुए नहीं देखे जा रहे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुनकर नियुक्त होकर आए हैं। क्योंकि अब की बार कांग्रेस भी अपनी दमखम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के दावा कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि साफ तौर से जहां क्षेत्रीय पार्टी होंगे, जो क्षेत्रीय नेता होंगे, जो मजबूत नेता होंगे, उनको हम चेहरा बनाएंगे, उनका हम सपोर्ट करें, उनसे गठबंधन करेंगे। कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कमजोर होती नहीं दिख रही निशा जी, क्योंकि हम बात कर लेते हैं कि चाहे बीजेपी की बात कर ले, विपक्षी नेता की बात करते हैं, पीएम मोदी का चेहरा जो फेस वैल्यू है वो ठीक है, लेकिन इस बार जो विपक्ष के नेता है, जो 17-18 नेता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को हराने, उनका साफ तौर से कहना है कि विपक्ष और गठबंधन की मजबूती के साथ विपक्ष सरकार बनाए और जो प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि जनता, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो विकास के वादे किए गए थे वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन विपक्ष भी इस बार कमजोर पड़ते हुए नहीं देखा जा रहा निशा जी। और साफ तौर से ये देखा जाए कि इस बार विपक्ष भी कहीं कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बराबरी का टक्कर देखने को मिला भी निशा जी। चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ओबीसी आयोग ने गुरुवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ को 350 पेज की रिपोर्ट सौंप दी है। आज कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट पेश की जाएगी। यूपी सरकार इस सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर नई आरक्षण सूचना जो सूची है उसे जारी करेगी। आरक्षण सूची के मुताबिक आपको बता दें कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अप्रैल में निकाय चुनाव हो सकते हैं। आचार संहिता भी लागू हो सकती है। दरअसल 27 दिसंबर को हाईकोर्ट के आदेश से यूपी सरकार को झटका लगा था। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था जिसके दम पर निकाय चुनाव कराने की तैयारी थी। हाईकोर्ट ने साफ किया था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया और उसके बिना ही चुनाव की घोषणा की गई। तब कोर्ट ने सरकार को ये भी कहा था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 28 दिसंबर 2022 को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है और स्थानीय निकाय चुनाव अब आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जाएगा। इसके बाद रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सदस्यों में चोप सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी को शामिल किया गया है। यह आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 महीने के लिए गठित किया गया था। आयोग की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था।
इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से जितेंद्र चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है और जल्द ही अब निकाय चुनाव हो सकते हैं, क्या इसकी तारीखों का ऐलान हो गया है? कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ हो गया है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि वह आयोग बनाकर ओबीसी आरक्षण के निर्देश दिया था और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार द्वारा तत्काल सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए आयोग बना दिया गया था। और ये कहा जा सकता है 12 सदस्यीय आयोग में कम से कम समय में जिले जाकर बैठक करके और जबकि कल देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। 50 पेज की रिपोर्ट है और रिपोर्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ को कल सौंपी गई है। कल कैबिनेट यानी आज जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। इस कैबिनेट बैठक में जो कहा सकता है कि वो ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट है वो आज पेश की जाएगी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। निकाय चुनाव में आरक्षण पर जो रिपोर्ट है वो 6 महीने का समय दिया गया था। कहा सकता है कि उसमें जस्टिस समेत जो तमाम पदाधिकारी वो कहीं ना कहीं इस पे मौजूद रहे और 5 सदस्यीय की टीम में आयोग ने अपनी आरक्षण को लेकर तो जल्द ही उत्तर प्रदेश चुनाव की जो घोषणा है वो है। जितेंद्र, अगर बात की जाए निकाय चुनाव का रास्ता जिस तरीके से अब साफ हो चुका है और इससे पहले भी देखा गया कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जिलों का भ्रमण कर रहे थे, तो कितनी तैयारी में दिख रही है बीजेपी? देखिए, भाजपा पार्टी का ये हमेशा इस रहा है कि वह किसी भी चुनाव को चाहे हारे या वो जीते, अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है और जाहिर सी बात है इन तैयारी को देखते हुए भी निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहे निकाय चुनाव हो चाहे कोई भी छोटा चुनाव हो, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी रहना चाहती है और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं हो सकते थे, लेकिन उसके बाद वो टाल दिए गए। अब ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट सौंप दी गई है। आज कैबिनेट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अध्यक्षता 11 बजे होनी है उसमें ये पेश की जाएगी और ये माना जा रहा है कि पेश होने के बाद जल्द ही जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है उन निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, क्योंकि सभी पार्टियों ने लगभग अपने प्रत्याशियों को सूची तैयार कर रखी है। नामों की घोषणा भी जल्द से हो सकती है, क्योंकि विपक्ष को भी जल्दी है और जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी पार्टी को भी जल्दी है। तो सभी ओबीसी आरक्षण के अब चुनाव उत्तर प्रदेश में घोषणा की जा सकती है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो सभी कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल जितेंद्र, 350 पेज की रिपोर्ट जो है सीएम को सौंप दी गई है, आज इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। एक बार कैबिनेट बैठक को भी लेकर जानकारी और किन अन्य मुद्दों पर आज बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग में कहा जा सकता है कि एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसको कहीं ना कहीं आज उसमें शामिल किया जा सकता है और आज कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होती है, सभी कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होंगे। 11 बजे लखनऊ के लोक भवन या कह सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में ये बैठक होगी और कहा जा सकता है कि बेसिक शिक्षा विभाग हो, ओबीसी आरक्षण को लेकर मुद्दा हो और उत्तर प्रदेश में विकास से जुड़े मुद्दे हैं, उन सब को कहीं ना कहीं आज कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट बैठक के बाद मिर्जापुर रवाना हो जाएंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह, उनकी माता जी का निधन हो गया था, वहां भी जाएंगे और साथ ही साथ जो तमाम कार्यक्रम मिर्जापुर में लगे उसमें शामिल होने का काम करेंगे। बात अगर विपक्षियों की कर ली जाए तो नगर निकाय चुनाव को लेकर विपक्षों का क्या कुछ कहना है? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और ये माना जा सकता है कि कभी भी उत्तर प्रदेश में आज रिपोर्ट पेश होने के बाद निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है और सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि निकाय चुनाव ही 2024 का माना जा सकता है कि सेमीफाइनल माना जा सकता है। तो उसी के चलते अब लोकसभा चुनाव से पहले तमाम तैयारियां सभी विपक्ष भी तैयार है। निकाय चुनाव से अपने प्रत्याशी को लाने के लिए, ज्यादा सीटें जीतने के लिए, नगर निगम में अपने प्रत्याशी बैठाने के लिए सभी विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब सरकार साल 2023-24 के लिए नया बजट शुक्रवार 10 मार्च को पंजाब विधानसभा में यानी कि आज पेश करेगी।
बजट में शिक्षा के लिए बजट में 12 से 15% बजट बढ़ाया जा रहा है। वह हेल्थ के लिए भी 10% से अधिक आवंटन बढ़ना तय है। इस साल भी बजट में महिलाओं के लिए 1000 रुपये मासिक मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी वर्गों को खुश करने के संकेत दिए हैं और नए आम आदमी क्लिनिकों का आंकड़ा भी बढ़ाया जा सकेगा। हेल्थ सेक्टर में बड़े जिलों में एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल खोलने के लिए अलग फंड रखे जा सकते हैं। इंडस्ट्री के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं। संभव है कि सरकार कामकाजी महिलाओं को प्रोफेशनल टैक्स में छूट प्रदान करे। पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर बजट में 8 से 10% तक आवंटन बढ़ सकता है। नए पुलिस थाने पर वाहन और नए हथियारों के साथ पुलिस लाइंस में पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए भी नए घर बनाने का प्रस्ताव इसमें शामिल किया जा सकता है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित शेट्टी इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज पंजाब का बजट पेश होना है, क्या कुछ इसमें अहम रह सकता है? एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, आज जो है पंजाब विधानसभा का जो है आज जो बजट पेश होना है, बजट से जो है पंजाब के जो लोग हैं उनको काफ़ी उम्मीदें हैं और कुछ ना कुछ जो है खास रहेगा। और आज 10 बजे के आसपास जो है बजट जो है शुरू होगा। काफ़ी पंजाब सरकार ने जो एक लंबी लिस्ट बनाई हुई है जिसमें जो है पंजाब के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत दी जाएगी। अमित, वही बात कर लें, पहले के बजट को अभी के बजट से कंपेयर कर लिया जाए तो कितना अंतर देखने को मिल सकता है? जी काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। पहले के बजट में और अब के बजट में जो है काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। कई चीज़ें जो हैं इस बार जो नई जो है राहत जो है पंजाब के लोगों को कहीं ना कहीं देने की जो है बात पंजाब सरकार अक्सर करती आई है और करेगी भी। जिस तरह से पंजाब सरकार ने पहले भी वादे पूरे किए हैं जो अपने चोन मैनिफेस्टो में दिए थे, और अब भी जो है बजट में भी जो है बड़ी राहत जो है पंजाब के लोगों को मिल सकती है। अमित, हेल्थ सेक्टर में कितना अंतर जो है देखने को मिल सकता है? कितना बजट जो है हेल्थ सेक्टर के लिए लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, जिस तरह आपने पहले भी देखा कि मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाए, अगर एम्बुलेंस की बात की जाए, कहीं ना कहीं दिल्ली के तर्ज पे जो है आम आदमी पार्टी ने जो है पंजाब में जो है काफ़ी राहत जो है हेल्थ सेक्टर को दिया। और इस बार भी जो है कुछ जो है अलग ही देखने को मिलेगा। 10:30 बजे के बाद जो है नतीजे जो है आने शुरू हो जाएंगे और उसमें देखते हैं कि पंजाब को क्या राहत मिलती है। अमित, वही बात अगर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की कर ली जाए, क्या कुछ जानकारी उन्होंने बजट को लेकर दी है? जी, उन्होंने कहा था कि पंजाब के लिए जो है कहीं ना कहीं राहत जो है जरूर दी जाएगी, मगर 10:30 बजे के बाद देखना होगा कि पूरा क्या खुलासा जो है इस बार जो बजट में जो है करती है आम आदमी पार्टी की सरकार। वहीं अगर बात कर ली जाए, इस साल के बजट में भी महिलाओं के लिए 1000 रुपये मासिक मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्यों? जी बिल्कुल, कोई निजी कारण है जिनकी वजह से अभी जो है ये 1000 रुपये जो बात की थी आम आदमी पार्टी ने कि हर महिला को जो है 1000 रुपये जो है महीना दिया जाएगा, वो इस बारी तो अभी इस बजट में नहीं दिया जा रहा। मगर कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी जल्द जो है अपना ये वादा भी पूरा करने की बात कर रही है।
अमित, वहीं बात अगर सीएम भगवंत मान की कर ली जाए तो उनकी तरफ से बजट को लेकर क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, सीएम भगवंत मान ने भी जो है बजट पर बोला है, मगर साफ तौर पे अभी कोई भी नेतागण या मंत्री जो है इस पे बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि 10:30 बजे का जो समय जो है उसके बाद ही कुछ ना कुछ जो नतीजे जो है सामने आएंगे। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री मंगल प्रताप लोढ़ा ने गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में लव जिहाद के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राज्य की जनता नाराज है और इसके खिलाफ कई जिलों में 50-50 हजार की भीड़ में एक साथ आकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। राज्य में कोई और श्रद्धा वॉलकर ना हो, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और इसीलिए इंटरफेथ मैरिज कमेटी बनाई गई है। पिछले साल दिसंबर में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की, उसमें अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 13 दिसंबर को जारी एक सरकारी प्रस्ताव में कहा गया कि अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह परिवार समन्वय समिति मुख्य रूप से विवाहों की संख्या पर डेटा सारणीबद्ध करेगी। जनवरी तक राज्य सरकार की इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी को इंटरफेथ मैरिज के 152 मामलों की जानकारी मिली। कमेटी के सदस्यों के जरिए 152 मामले प्रकाश में आए हैं। समिति के नाम प्रकाशित होने के बाद से आपको बता दें कि जनता के सदस्य उनके पास पहुंचे। ज्यादातर मामलों में उन्होंने कहा कि उनके बच्चे के साथ संचार टूट गया है और उन्हें संचार स्थापित करने या परामर्श लेने की आवश्यकता थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में, उनके निर्णयों के बारे में बताता हूँ। एक बड़ा निर्णय उन्होंने ट्रिपल तलाक के ऊपर प्रतिबंध लगाने का भी किया था। ट्रिपल तलाक के ऊपर प्रतिबंध लगा के उन्होंने भारत की महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा न्याय किया, रास्ता खोला। जो दबे हुए थे, जिनको डरा के रखा गया था, उनको बाहर आकर बोलने का मौका दिया और उनको बहुत बड़ा इसके बाद में आगे खुलापन मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कई अभी लास्ट में जाके नाना ने बताया कि भाई 2-3 सदस्यों ने और भी बताया लव जिहाद के बारे में। मुझे समझ में नहीं आता माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं की सुरक्षा की बात में तो करते हैं, पर जब यदि कोई ऐसा विषय आ जाता है कि जिसमें लव जिहाद का विषय हो, जिसमें महिलाओं के ऊपर हो रहे दूसरे अत्याचार का विषय हो, 50-50 हजार लोगों के मोर्चे पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जिले में निकल रहे हैं, तो क्या वो अपना आप निकल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष मोदी, आग अंदर जली हुई। ये जो सारे महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के केसेज हुए, उससे समाज कहीं ना कहीं व्यथित है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये जो अभी आपने एक विषय निकाला था कि जो इंटरफेथ मैरिज कमेटी बनाई गई है, इसके बारे में आपके मन में क्वेश्चन था। इंटरफेथ मैरिज कमेटी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, पर आपको स्पष्ट, किसी ने भी जीआर पढ़ ले और जीआर पढ़ने के बाद में मुझे बुलाइए, मैं आपके जहां पर बुलाएंगे आ जाऊंगा। जीआर में एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो भी किसी के धर्म के अंदर या किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंदर जाता है। पर महाराष्ट्र में नया श्रद्धा वालकर नहीं होने देना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। श्रद्धा वालकर के 36 टुकड़े करके मार दिया जाए, पर चूक चूक मारने वाला और कोई था, मरने वाली और कोई था, इसलिए वो इश्यू नहीं बनता है। ऐसा नहीं होगा। हर श्रद्धा वालकर का, हर उस बच्ची का जिसका शादी के बाद में अपने घर से कम्युनिकेशन टूट चुका है, सरकार की जिम्मेदारी, हमारे महिला बाल विभाग की जिम्मेदारी है कि केवल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम जो कुछ प्रयत्न। इस खबर में तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोने इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी नेता मंगल प्रताप लोढ़ा ने सदन में लव जिहाद और श्रद्धा वॉलकर जैसा मुद्दा जो है उठाया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंगल प्रताप लोढ़ा ने महाराष्ट्र की विधानसभा में एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें बताया है कि महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के मामले हैं, जिस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन्हें चुस्त दुरुस्त और कानून लाने की।
इसको लेकर काफी देर तक विधानसभा में हंगामा देखा गया। विपक्षियों ने भी अपनी आवाज बुलंद की और सभी लोगों ने बताया कि यह जो मामले का खुलासा मंगल प्रसाद लोढ़ा ने किया है वह गलत तरीके से है। मूलभूत सुविधाओं और अन्य सुविधाओं को भटकाने के लिए मंगल प्रसाद लोढ़ा ने इस तरह का आरोप लगाया है। अगर 1 लाख मामले लफ्जियात के हैं तो पेपर के साथ, दस्तावेज के साथ वह विधानसभा में पेश करें, अन्यथा अगली विधानसभा में यह लोग इस पर आंदोलन करेंगे और मांग करेंगे। लेकिन जिस तरह से मंगल प्रसाद लोढ़ा ने कहा कि अगला शिकार कोई और कब्जा वालकर नहीं होना चाहिए, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि उन पीड़ित लड़कियों का संपर्क जिनका टूट गया है उनको संपर्क जोड़ने का काम राज्य सरकार को करना चाहिए और राज्य सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है। इसी नैतिक जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और आगे तक लेकर जाएंगे। जी सत्यप्रकाश, अगर कल की बात कर ली जाए, कल बजट पेश हुआ है महाराष्ट्र का, क्या कुछ इसमें अहम रहा? किन किन सेक्टरों में जो है बड़ी घोषणाएं की गई, क्या क्या प्रदेशवासियों को सौगातें दी गई? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में कल विधानसभा में बजट सत्र का बजट पेश किया गया। इस बजट में कई तरह की जानकारियां दी गई, जिसमें लव जिहाद जैसे जो मामले चल रहा है उसमें महिला बाल विकास कल्याण को लेकर काफी हद तक जो है राहत देने की बात कही गई है। किसानों के मुद्दों पर जो है बातचीत हुई, किसानों को राहत देने के लिए इसमें जो है विशेष प्रावधान के साथ बजट दिया गया और युवाओं को रोजगार के लिए बजट दिया गया। मुंबई के सुंदरीकरण डेवलपमेंट के लिए जो है बजट रखा गया। तो तमाम तरह के बजट राज्य सरकार ने दिए हैं। हालांकि ये खाकी जामा अभी फिलहाल जब हकीकत में सामने आएगा तब लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि विरोधी पक्ष लगातार यह कह रहे हैं कि यह बजट सिर्फ लोभ लुभावे दिखने वाले हैं। हकीकत में क्या कुछ होगा वो मुंबई की जनता देखेगी। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड के लिए इस समय बिजली संकट ने सरकार की नींद को उड़ा रखा है। आपको बता दें कि राज्य में इस साल बारिश कम होने और गैस के चलते चलने वाली बिजली उत्पादन केंद्रों के बंद होने से राज्य में बिजली संकट गहराता जा रहा है। इस संकट से उभरने के लिए राज्य सरकार केंद्र से मदद मांग रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी विषय को लेकर आज शाम को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि सरकार को उम्मीद है कि इस बैठक में कोई हल जरूर निकलेगा, जिससे उत्तराखंड में बिजली संकट से उभरने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है और अभी भी राज्य में बिजली उत्पादन और सेंट्रल पूल कोटे की बिजली को मिला दिया जाए तब भी राज्य में बिजली की काफ़ी कमी पड़ी है। आपको बता दें, ऐसे में राज्य की नज़र उन बंद पड़े उत्पादन केंद्रों पर है जो गैस की मदद से चलते हैं, जिनको चलाया जा सकता है। इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भी आज शाम 5 बजे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि अभी भी बिजली संकट लगातार बना हुआ है, जो बारिश कम होने की वजह से संकट पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली संकट से उभरने के लिए राज्य में गैस आधारित विद्युत प्लांट पर काम कर रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस के रेट अभी ज़्यादा हैं। उम्मीद है कि जल्द गैस के रेट कम होंगे और विद्युत उत्पादन की सप्लाई कर सकेंगे। रेनफॉल कम हुई है। हालांकि 1 अप्रैल के बाद ग्लेशियर के पिघलने की वजह से नदी में जलस्तर बढ़ जाता है, तो 1 अप्रैल के बाद हमारी जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो नॉर्मलसी पे आ जाएगी। लेकिन नॉर्मल जनरेशन करने के बावजूद हम लोग अभी डेफिसिट में है। तो ये डेफिसिट अलग अलग टाइप के हैं। कुछ तो नॉन पीक पीरियड में 500 मेगावाट तक की डेफिसिट रहती है और पीक पीरियड में ये बढ़ करके 800 मेगावाट तक चले जाते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म टेंडर्स हम लोगों ने किया था, उसमें हम लोग कुछ ले रहे हैं और जो 300 मेगावाट भारत सरकार ने अभी अलॉट किया है और गैस प्लांट को चलाने की जो कोशिश है, इन सब से हट करके एक मीडियम टर्म टेंडर भी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी समय समय पर हम लोग रियल टाइम मार्केट या डे अहेड मार्केट के माध्यम से भी इस डेफिसिट को एड्रेस करते हैं। इस खबर में तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त
हल्द्वानी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमित। राज्य में बिजली का संकट जो है लगातार गहराता जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सर, देखिए उत्तराखंड प्रदेश में इस बार बिजली का संकट गिराया जा सकता है और ये बयान भी यहाँ पर जो ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम उनका सामने आया है। उनकी अगर माने तो क्योंकि प्रदेश में इस बार बारिश कम हुई है और उसके बाद यहाँ जो बिजली की जो मांग है उसके आसार ज्यादा है। फिलहाल अभी 31 मार्च तक जो केंद्र ने अपने विशेष कोटे से 72 लाख यूनिट बिजली दी है, लेकिन 1 अप्रैल से ये कमी फिर से हो जाएगी। उसको लेकर के लगातार यहाँ आज यहाँ पर बात की जाए, मुख्यमंत्री यहाँ पर मुलाकात होनी है यहाँ जो ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से, और उसके बाद इस मांग को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके आसार हो सकते हैं। और तमाम यहाँ पर जो परियोजनाएं चल रही थी बिजली की, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर के यहाँ पर मैं आपको बता दूं निशा, यहाँ पर जो राज्य में 2 गैस आधारित बिजली प्लांट काशीपुर में है और इन दोनों में करीब 3 से 21 मेगावाट बिजली मिलती है, लेकिन गैस महंगी होने की वजह से ये बंद पड़े हुए हैं। और 28 फरवरी को केंद्र की बैठक के बाद तय होना है कि हुआ था कि दोनों प्लांट को चलाया जा सकता है, लेकिन अभी इसमें जो मालिक थे उन्होंने हिस्सा भी लिया था बैठक में। उसके बाद करीब गैस की जो कीमत है वो $16 के आसपास आ रही थी, जिससे राज्य को बिजली करीब 12 रुपए यूनिट मिलेगी। वहीं राज्य ने $15 की अनुमति यहाँ पर जो सहमति दी है, जिससे बिजली की जो दर है वो 10 रुपए हो जाएगी और उसको लेकर के लगातार बैठक चल रही है। आज यहाँ पर ऊर्जा मंत्री से मुलाकात होनी है और उसके बाद आगे चीजें अब हो पाएगी, लेकिन फिलहाल 31 मार्च के बाद के लिए अभी बिजली हालांकि प्रदेश में है, लेकिन उसके बाद संघर्ष गिराया जा सकता है। उसको लेकर के अब राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करने की, और उसके बाद बैठक में कोई ना कहीं यहाँ पर तय होने के आसार आ रहे हैं। अमित, बिजली का संकट जिस तरीके से लगातार गहराता जा रहा है, ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है और किन किन समस्याओं का सामना लोगों को इस बिजली की वजह से करना पड़ रहा है? देखिए निशा, क्योंकि हर बार चाहे उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर हालांकि यहाँ पर जब बारिश होती है तो बारिश के बाद कुछ ना कुछ जो बिजली की जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है, लेकिन जो यहाँ पर प्लांट है वो अगर लगातार बंद है तो उसको लेकर के दिक्कतें हैं लोगों को, खासकर यहाँ क्योंकि बिजली कमी से यहाँ पर लोग जूझते हैं तो दिक्कतों को काफी होती है। उत्तराखंड की बात करें क्योंकि गर्मी का सीजन अब आ चुका है और अगर बिजली का लगातार यही संकट होता रहा, लोग अपने रोजमर्रा के काम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे और वो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं और पूरी तरीके से लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के हर बार आक्रोश रहता है। अगर इस बार बिजली का संकट ज्यादा गिराया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें होना लाजमी है और साथ ही प्रदेश के जो मुखिया हैं वो इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, इसलिए लगातार कोशिश हो रही है कि लगातार वो बैठक करें और कहीं ना कहीं इस चीज का हल निकाला जाए। जो प्लांट बंद पड़े हुए हैं उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए, जितनी जरूरत उत्तराखंड प्रदेश को बिजली की है वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को मिल पाए। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। इसको लेकर विरोध का स्वर पहले से ही उठ रहा था। इस मुद्दे को लेकर एक पत्रकार वार्ता हुई। इसमें युवा राजपूत सभा ने इस प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जम्मू बंद की कॉल दी है। ये जम्मू बंद इसी शनिवार को सांकेतिक होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने साफ कर दिया है कि अगर मौजूदा यूटी सरकार इस फैसले पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो इस सांकेतिक हड़ताल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसको लगाने का प्रावधान सिर्फ जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है, लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही है, जिसके चलते जम्मू और कश्मीर के लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा टैक्स कोई जीता है तो वो बिजनेस कम्युनिटी है। दुकानों पर टैक्स लगाया जा रहा है। देखिए, ये जो कॉल है बेसिकली हमने लोगों की डिमांड पे ये कॉल जो है वो दी है। बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को अंडरस्टैंड करें कि चाहे कुछ भी है, हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स इम्पोज करने की बात हो रही है, और वो भी स्पेशली मैं ऐसे टाइम में कहूँगा जब अभी लोग कोविड से भी उबर नहीं पाए, लोग गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ देने की बात हो रही है, मुझे ये बात कही गई कि ये साल जो है जम्मू का सारा नक्शा चेंज हो जाएगा, तो मुझे अभी तक नक्शा ही दिखाई नहीं दे रहा। चेंज होने की बात जो है मैं क्या करूं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हम लोग भी कहते हैं कि लोग टैक्स के विरोध में नहीं है, लेकिन जो तरीका है और जिस तरह का टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, क्या लोग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये सोचना गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट को
मतलब ये सोचना चाहिए कि हम लोग जो हैं पब्लिक के साथ खड़े हैं या पब्लिक के विरोध में खड़े हैं। पब्लिक को वो पब्लिक जो है वो खुशहाल हो, पब्लिक जो है आपकी वर्किंग से सेटिस्फाइड हो, उसके बारे में विचार करना चाहिए, ना कि पब्लिक को परेशान करने की बात की जानी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से एक मिसलीडिंग एक कंपेन जो है वो चल रही है और ये बताया जा रहा है कि भाई किसी को 200 रुपया टैक्स देना है, किसी को 500 रुपया टैक्स देना है, कोई कहता है जी रेडी वाले जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं। बिजनेसमैन किस तरह से टैक्स दे रहा है? बिजनेसमैन 10 तरह के टैक्स दे रहा है। इनकम टैक्स पे कर रहा है, जीएसटी कलेक्शन जो है बिजनेसमैन कर रहा है। बिजनेसमैन जो है वो जॉब दे रहा है लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है। सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए निशा, हालांकि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाना नगर निगम का काम होता है, लेकिन सरकार इस समय एलजी प्रशासन की देखरेख में चल रही है, एलजी की देखरेख में चल रही है। तो अब एलजी ही इस प्रॉपर्टी टैक्स को लगा रहे हैं, लेकिन कहा जाए तो इसका विरोध जो है वो होना, जब से आदेश पारित हुआ है कि 1 अप्रैल से टैक्स लगेगा, उसके बाद से लगातार विरोध का स्वर जो है उठ रहा है लोगों के बीच में। अभी ये स्थिति नहीं है लोगों की, क्योंकि कोविड के चलते पहले ही लोग जो है मार झेल रहे हैं। बिजनेस जो है वो अभी नहीं है। कई युवाओं की नौकरियां कोविड के दौरान चलेगी जो अभी तक नहीं उनकी नौकरियां लग पाई हैं। तो ऐसे में सरकार आए दिन कोई ना कोई टैक्स लगाकर आम लोगों को परेशान करने की कोशिश जो है वो कर रही है। हालांकि एलजी लगातार ये तर्क दे रहे हैं कि ज्यादा टैक्स जो है जो बाकी देश के बाकी राज्य हैं उनसे काफी कम है, लेकिन देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर जो है वो बिल्कुल नहीं है। हालांकि सरकार को चाहिए था कि पहले लोगों से सलाह मशवरा करते, किस प्रकार से एक जो जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे बातचीत करते कि किस प्रकार से टैक्स लगाया जाए या ना लगाया जाए। ये सब चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 1 अप्रैल से अब टैक्स लगने जा रहा है तो उसका विरोध जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया है, उसके साथ युवा राजपूत सभा ने भी समर्थन दिया है और कहा शिवसेना ने समर्थन दिया है। हालांकि बार और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनकी तरफ से अभी जो है वो कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कहा जाए तो इसका विरोध जो है वो सामने नजर आ रहा है। और कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रधान है अरुण गुप्ता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सरकार जो है वो लगातार व्यापारी वर्ग को दबाने की कोशिश जो है वो कर रही है, क्योंकि व्यापारियों के ऊपर जो दुकानों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है वो ऑलरेडी काफी टैक्स देते हैं, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो या फिर किसी और अन्य रूप में हो, लेकिन लगातार जो है आम व्यापारी को तंग किया जा रहा है। और जिसके विरोध में यानी कल शनिवार को जो है वो बंद रखा जाएगा, इसके विरोध में प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया जा रहा है उसके विरोध में बंद रखा जाएगा। जी चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। प्रदेश में अनियमित कर्मचारी आंदोलन करने जा रहे हैं। बजट में उनके लिए किसी भी तरह का प्रावधान न किए जाने से कर्मचारियों का बड़ा वर्ग नाराज है। कर्मचारी संगठनों को नियमित किए जाने की उम्मीद थी। कर्मचारियों की नाराजगी और आंदोलन करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने विभागों से जानकारी मांगी है, जानकारी ही नहीं मिली है तो कैसे फैसला लिया जाए। मुख्यमंत्री गुरुवार को रायपुर के दंतेवाड़ा रवाना हुए। इससे पहले हेलीपैड पर मीडिया को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी को आंदोलन करने से नहीं रोकते, मगर इस बार सत्र से सवाल उठा है। पिछले सत्रों में सवाल उठाए गए थे अनियमित कर्मचारियों के बारे में। अभी तक विभिन्न विभागों में संविदाकर्मी और दैनिक वेतन भोगियों के लिए समिति बनी है।
बैठकें हो चुकी है, जानकारी मांगी है। अभी तक 24 विभागों की जानकारी आई है, करीब 22 विभागों से जानकारी नहीं आई है। पूछा गया है कि कर्मचारी को किस कैटेगरी में भर्ती हुई, क्या पद है। जब तक पूरा डेटा नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जा सकता है। जब पूरी जानकारी आएगी तो उसमें विचार किया जाएगा। भाई आंदोलन करने के हम तो मना कभी नहीं करते, लेकिन दूसरी बात ये है कि अभी प्रश्नों के आपने डॉक्टर प्रीतम राम के प्रश्न आए थे, उसके पहले भी अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने पिछले सत्रों में भी उन्होंने प्रश्न उठाए थे। अभी तक के जो विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी, दैनिक भोगी और तमाम प्रकार के 4-5 कैटेगरीज हैं, उसके बारे में जानकारी मंगाए हैं। समिति बनी है, उसकी 2 बैठकें हो चुकी है। 5 प्रश्न सभी विभागों को दिए गए हैं कि उनकी नियुक्ति कब से हुई है, किस किस इसमें है, तनख्वाह कितने की है। 4-5 सवाल उसमें पूछे गए हैं। अभी तक के आधे विभाग के, लगभग 24 विभाग के जानकारी शायद आया, या 22 या 24 विभाग के, और उतने विभाग के जानकारी नहीं आई है। जब जानकारी आई ही नहीं है विभागों से, तो निर्णय किस हिसाब से लोगे कि कौन किस कैटेगरी में है, कैसे भर्ती हुई उसकी, और वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है। ये सब चीज़ जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है। इस खबर में तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रायपुर से जयदास मानिकपुर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जयदास, जिस तरीके से बात कर ली जाए, प्रदेश में अनियमित कर्मचारी आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों ये आंदोलन की बात कर रहे हैं, और इसमें भूपेश बघेल ने क्या रिएक्शन दिया, एक बार पूरी जानकारी। जी बता दूं आपकी कि जिस तरीके से अभी जो अनियमित कर्मचारी है वे आंदोलन करने वाले हैं। 12 मार्च को ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि 12 मार्च को वे सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। जिस तरीके से अभी अनियमित कर्मचारी जो है अपने नियमित के लिए मांग कर रहे हैं, संविदा के लिए, जो संविदा कर्मचारी है छत्तीसगढ़ में, वे नियमितीकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से मांग कर रही है। और जो अभी देखा जाए कि बजट में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो जिस तरीके से आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं और विभिन्न जो कोटवार संघ है उनकी जो वेतन वृद्धि की है, उसी संदर्भ में जो है अनियमित कर्मचारी जो कई सालों से संविदा पे कार्य कर रहे हैं, जो अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी है, वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए और नियमित की जाए, और नियमित जो है वो रेगुलर जो कर्मचारी उनके समान जो है वेतन भत्ते दी जाए। तो इस तरीके के जो तमाम जो मांग है वो रखी जा रही है। तो इसी संदर्भ में कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो 24 विभाग है, कुल 24 विभाग है, 24 विभाग का जो है डाटा अभी उनके समक्ष आया नहीं है, और वो डाटा प्रस्तुत हो जाने के बाद वह पता चलेगा कि किस तरीके से किनको यह लाभ दिया जाएगा। साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से भर्ती हुई है, आरक्षण का जो रोस्टर है उसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरीके के अगर देखा जाए तो तमाम जो पहलुएं हैं उस पर जो सरकार गणना करेगी। उसके बाद जो है विभिन्न जो अनियमित कर्मचारी है उन पर जो है जो उनकी मांग है उस पर विचार किया जाएगा। तो चुनावी इस साल में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इनको बड़ी सौगात दे सकती है। जयदास, वही बात अगर कर्मचारियों की कर ली जाए, जो कर्मचारी आंदोलन की बात कर रहे हैं, ऐसे में कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, कितनी बड़ी चेतावनी दी है इस आंदोलन को लेकर? जी निश्चित ही अभी जो पूरे छत्तीसगढ़ से जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं वे अभी जो आंदोलन की चेतावनी दी है। और अभी बता दूं कि अभी जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र भी चल रही है, और इस विधानसभा सत्र में किसी प्रकार की जो बाधा है वो उत्पन्न न हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है अपनी तैयारियां कर रही है। और सरकार के जो सूबे के मुखिया है उन्होंने भी कल इसके ऊपर जो है बयान दे दिया कि उन्होंने डाटा का इंतजार करिए, बोले कि 24 विभाग का जो डाटा है अभी तक पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाया है कि
कौन कौन से विभाग में कितने कर्मचारी जो है संविदा पे कार्य कर रहे हैं, अनियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी के काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अभी डाटा मंगाया जा रहा है, डाटा आने के बाद जो है वह क्लियर हो पाएगा। और इस पर यह भी कहा जा रहा है कि शायद डाटा आने के बाद जो है वह मुख्यमंत्री इनके समक्ष जो है कुछ प्रस्तुत करे, सरकार की जो योजना है उसको प्रस्तुत करे और उनको शायद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जयदास हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।